साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कई दिन के बाद आज क्लास को रीस्टार्ट करने का मौका मिला है और कई सारी वजह थी, स्वास्थ्य और भी तमाम चीज़ें थी जिनको निपटाने में लगे हुए थे। आज थोड़ा मौका मिला कि आपसे इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो जहां हम रुके हुए थे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में, उसी क्रम को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी शेरशाह सूरी तक और हमने उससे पहले मुगल काल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और क्या नाम है, शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह राजा बनता है और उसके बाद पुनः मुगल सत्ता जो थी वो मुगल जो हैं वो वापस सत्ता में आते हैं। ठीक है, तो उसी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं और उस कहानी में हम जोड़ रहे हैं अगला स्टेप अकबर। अकबर तो हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर का जो शासनकाल है उसका जो टाइम है वो 1556 में राजा बनता है और 1605 ईस्वी तक वो शासन करता है। मैं अगर कायदे में उत्तर प्रदेश के मामले में मैं आपको सवाल बताऊं तो उत्तर प्रदेश के संबंध में दो मुगल बादशाह ऐसे रहे हैं जिनके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत ज़्यादा आते हैं, एक अकबर और एक शाहजहां। तो ये स्थापत्य कला के अधिकांश मुगल कालीन जो नमूने हैं, जो इमारतें हैं, वो इन्हीं दो राजाओं की है। तो अकबर को थोड़ा सा हम भारत के इतिहास से जोड़ते हुए आगे चलेंगे और ये विचार करते हुए चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अकबर के शासनकाल में नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो पहला अकबर की बात कर लेते हैं। तो बेटा अकबर के बारे में, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था ये मैं आपको बता चुका था। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ बेटा? अकबर का। अकबर की जो माँ है उनका नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और अकबर के जो पिता हैं उनका नाम है, या नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और आप सबको बता दिया था मैंने कि 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ और 1556 में पुनः हुमायूं आगरा की गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन 1556 में ही दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। अब चूंकि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1556 में। अब एक आइडिया लगा के चलें हम कि 1556 में हुमायूं की जिस समय डेथ हुई थी, 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 14 वर्ष की उम्र है अकबर की। अकबर की उम्र जो है वो 14 वर्ष है और 14 वर्ष की उम्र में अकबर जो है राजा बनता, आगरा का राजा बनता है। 14 साल की उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, और वो आगरा का राजा बनता है। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? राज्याभिषेक, ये कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, बेसिक चीज़ें जान लोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम में आ जाएंगी, उत्तर प्रदेश हो या भारत का इतिहास हो।
अकबर का राज्याभिषेक हुआ है 1556 में। कहाँ हुआ है? कलानौर में। ये कलानौर कहाँ पड़ता है? तो कलानौर पड़ता है गुरदासपुर के पास में, पंजाब में। गुरदासपुर या पंजाब में उसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है। और वो कौन सी उपाधि धारण करता है, उसे कौन सी उपाधि धारण करता है वो? तो उसकी उपाधि थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। पिता का नाम उसके हुमायूं था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके दादा का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। बादशाह गाजी की उपाधि लेकर वो राजा बना। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 14 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उसे शासन का या सत्ता का ज़्यादा अनुभव नहीं था। जब वो राजा बना वैसे ही उसके ऊपर आक्रमण हो गया हेमू का। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई मतलब पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है नवंबर 1556 में। नवंबर 1556 में। ये पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो वो हुआ है हेमू और किसके बीच में हुआ है? या तो आप कह दो अकबर। अकबर का जो संरक्षक बना, मैंने पहले बताई थी बात ये, अकबर का जो संरक्षक है, संरक्षक मतलब उसका पिता का दर्जा जिसको दिया गया है, जिसकी बात का प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, जो उसका एक प्रकार से पेरेंट्स की तरह काम करेगा, उसका अभिभावक है, उसका नाम था संरक्षक, जो कि सेनापति भी था। तो अकबर का संरक्षक था, सेनापति या संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। इनके बीच में जंग शुरू हो गई। अकबर 14 साढ़े 14 साल की उम्र में था। बहुत बड़ा युद्ध था और ये मुगलों के अस्तित्व की लड़ाई थी। मुगलों के अस्तित्व की लड़ाई मैं इस वजह से कह रहा हूँ इस मामले को कि देखिए, मुगल बड़ी मुश्किल से सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत के दोबारा से सत्ता पर काबिज हुए थे, क्योंकि सूर्यवंश के लोगों ने शासन करा था। तो इतना समय उनका गैप का एक समय था। और जैसे ही हुमायूं राजा बना, दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई। तो 55 में युद्ध जीता, 56 में वो राजा बना, तुरंत उसकी डेथ हो गई। ऐसे में एक तो राजा अचानक से राजा की डेथ हो गई, दूसरा उसका जो वारिस है, युवराज है, उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो शासन को बेहतर ढंग से चला सके, तीसरा उसके ऊपर हमला हुआ। तो ये मुगलों के अस्तित्व की जंग थी कि अगर मुगल इस युद्ध को हार जाते तो हमेशा हमेशा के लिए भारत से वो गायब हो जाते। ठीक है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस आदमी के बारे में कि हुमायूं कौन, हेमू कौन था। तो देखिए, हेमू कौन था? हेमू की शुरुआत ये थी कि हेमू रेवाड़ी का बनिया था। रेवाड़ी पड़ता हरियाणा में, हरियाणा में रेवाड़ी का बनिया था। और चूंकि बनिया था इसलिए वो नमक का काम करता था। बनिया था जो कि नमक का व्यापारी था। इसका मतलब ये था कि रेवाड़ी का बनिया नमक बेचने का काम करता था। इसका मतलब नापना और तोलने का उसको काफ़ी अच्छा अनुभव था।
कहा जाता है इस्लाम शाह जो कि शेर शाह सूरी का बेटा था, इस्लाम शाह के ज़माने में, इस्लाम शाह के ज़माने में शेर शाह सूरी का जो लड़का था इस्लाम शाह, उसके दौर में इसे नापने और तोलने का काम दिया गया। तो इस्लाम शाह ने, इस्लाम शाह जो शेर शाह सूरी का बेटा था, इस्लाम शाह ने इसे माप तोल का कार्य दिया, मतलब इसको रख लिया नौकरी पर कि जो राजस्व आएगा उसे नापने और तोलने का काम आप करेगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद इसने क्या काम करा, बहुत बेहतर तरीके से अपने मालिक की सेवा करी इस्लाम शाह की, और ये वजीर बन गया। कौन बन गया? वजीर। तो इस्लाम शाह के ज़माने में ये वजीर बन गया। और इसने, हाँ, जब शेर शाह सूरी का एंड चल लिया था, सूरवंश का एंड हो रहा था, उस दौरान इसने 1556 में दिल्ली का राजा बन गया। दिल्ली का राजा बना। कौन? दिल्ली का राजा बन गया कौन? हेमू, जो कि रेवाड़ी का कौन था? एक बनिया था। मुगल खानदान में दिल्ली का एकमात्र हिंदू राजा यही था, और यह सवाल एग्जामिनर कई बार मालूम कर चुका है। मुगल काल में एकमात्र हिंदू राजा दिल्ली का, हम साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो मुगल काल में एकमात्र हिंदू राजा जो था वो कौन था? हेमू था। हम बात कर रहे हैं मुगल काल में एक हिंदू राजा, कहाँ का? दिल्ली का। चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है, बैरम खां की। बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था, और बैरम खां का जो दोस्त था, हुमायूं से उसकी अच्छी दोस्ती थी। तुर्क था, ईरानी था, वदस खां का रहने वाला था। ये बैरम खां कहाँ का रहने वाला था? किस स्थान का था ये? तो बदख्श खां का रहने वाला था। इसकी जो पत्नी है, कहानी बताएंगे इसकी भी बाद में, इसकी कहानी चलो बाद में बताएंगे, ठीक है, इतनी बात रहने दो। अब ये क्या हुआ, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने टकरा गई, और हेमू जो था वो अकबर की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था। इतनी भयानक लड़ाई थी, मुगलों के पैर लगभग उखड़ चुके थे। लेकिन एक बात होती है कि ये जो इसका सेनापति है बैरम खां, ये सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। कैसा है? सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, और ये हिम्मत नहीं हारता। कहा जाता है इस युद्ध में कि अंततः क्या हुआ, कहीं से एक तीर आया किसी सैनिक का, और वो तीर आके हेमू की आंख में लगा। हेमू की आंख में एक तीर लगा। अब एक हिसाब लगाइए, आंख में तीर लगा किसकी? हेमू की। हमारी आंख में अगर कोई छोटा सा कण गिर जा तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, कितने परेशान होते हैं। उसकी आंख में तीर लगा के, और वो घोड़े से गिर गया। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, हेमू की सेना में भगदड़ मच गई, और अंततः ये युद्ध जो था वो अकबर ने जीत लिया। मुगलों की क्या हो गई? जीत हो गई, और हेमू की हत्या हो गई, और हेमू की हार हो गई। हेमू युद्ध को हार गया। अब एक सवाल निकलता है, क्या अपनी काबिलियत के दम पर ये युद्ध मुगल जीते, या कोई ऐसी देवीय घटना घटी जिसकी वजह से मुगल इस युद्ध को जीते? तो इतिहासकार भी ये मानते हैं कि एक ऐसी देवीय घटना थी जिसकी वजह से मुगल जीत गए और हेमू हार गया। और इस तरह से
इस तरह से दिल्ली पर मुगलों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया। ठीक है, दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? मुगलों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। बाकी चीज़ जो है कल देखते हैं, और जो कल की क्लास लगाएंगे उसमें हम आपको बैरम खां की कहानी बताएंगे, अकबर के 9 रत्नों की कहानी बताएंगे। चूँकि क्लास रुकी हुई थी इसलिए थोड़ा सा समय निकाला गया है कि इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आती हैं कमेंट करें, अपनी राय दें और लोगों को शेयर करें। अब इस क्लास को पूरे इतिहास को ख़त्म करके ही एंड लेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास, चाहे वो आधुनिक हो चाहे वो मध्यकालीन हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।